Hi students, welcome back again in the second lecture of our third lesson, that is Sukti Sudha. If you haven't seen the earlier lecture जिसमें हमने श्लोकों को किस प्रकार से याद करना है, उनका जो ग्रामर एंड अदर स्टफ हमने देखा था पहले दो वर्सेस का, अगर वो आपने नहीं किया होगा या नहीं देखा होगा तो पहले आप वो देख ले तो ये लेक्चर आप ठीक से समझ पाएंगे. सो what are we going to focus on while studying Sukti Sudha? फर्स्ट वन विल बी मेमोराइजेशन, बिकॉज अगर आप एंटायर संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं तो 6 मार्क के लिए आपको श्लोक जो है वो आपको शुद्ध लिखने के लिए आएंगे, और अगर आप कंपोजिट संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 4 मार्क्स के लिए श्लोक जो है हमें शुद्ध लिखने हैं. तो हमें पहली तो बात है वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मेमोराइजेशन. देन द सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू फोकस ऑन, दैट इज प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द वर्सेस विद द करेक्ट स्पेलिंग. केवल हमें याद नहीं करना है तो उनको हमें ठीक से लिखना भी है. Then the third we need is the practice of writing Saralartha, that is the meaning in English. अगर entire संस्कृत के students है तो they will get 4 marks for writing the Saralartha or the questions based on the meaning. And if you are the student of composite Sanskrit, then these verses will be for translation or writing the question answers in your medium language, that is in English, for 2 marks. Then the fourth important aspect we are going to focus on, that is solving activities based on the verses. There may be sandhi or purna vakya na uttarata or complete the diagram. Specifically diagrams एक जो है वर्सेस में से पूछी ही जाती है 2 मार्क्स के लिए. तो स्पेशली हम डायग्राम्स, देन चार्ट कंप्लीशन, वेब डायग्राम, वेन डायग्राम या फ्लो चार्ट, इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे. तो दिस इज़ अवर सेकेंड लेक्चर. आई बिलीव कि आपने अभी तक श्लोकों को ठीक से याद कर लिया होगा. तो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन. तो हम फिर से एक बार श्लोकों को रिवाइज कर लेते हैं. किस प्रकार से हमें बोलना है ये तो हमें पता है, फिर भी एक बार हम फिर से उनको रिवाइज करते हैं. देन वी विल गो फॉर द ट्रांसलेशन एंड अदर स्टफ ऑफ द रिमेनिंग वर्सेस. ओके, देन लेट्स स्टार्ट. अभी जब मैं इन श्लोकों को बोल रहा हूँ तो आपको मेरे साथ इन श्लोकों को दोहराना है. किस प्रकार से ह्रस्व दीर्घ मैं उच्चारण कर रहा हूँ उसी प्रकार से आपको भी बोलने का प्रयास करना है. चलो तो फिर शुरुआत करते हैं. विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या परं दैवतं, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं, विद्या विहीनः पशुः. निन्दन्तु नीति निपुना यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदन्नधीराः. आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः, बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थसाधनम्. अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका, तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः. घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद्रासभरोहणं, येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्. अभी यहाँ क्या इसके आगे के जो श्लोक है वो केवल संपूर्ण संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए हैं. रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिता सप्ततुरगाः, निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि, रविर्याक्ते वान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभस, क्रियासिद्धिः सत्त्वे
भवति महतान्नोपकरणे। ये भी श्लोक जो है केवल संपूर्ण संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए है। प्रथम वयसि पीतम तोयमल्पं स्मरन्त शिरसि निहित भारा नारिकेलानरानां ददति जलमनल्पास्वादमाजीवितान्तं न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। Hi students, so let's start with the third verse, which is Atmano mukhdoshena badyante shukasarikaah bakaस्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। बहुत ही आसान ऐसा यह श्लोक है। श्लोक के अर्थ में उतरने से पहले हम उसके जो संधिज हैं उनको देख लेंगे ताकि मीनिंग जानना हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो देर आर टू संधिज ओवर हियर। आत्मनो मुखदोषेण, दिस इज द फर्स्ट संधि, आत्मनो मुखदोषेण। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो वर्ड्स ऑलरेडी सेपरेट है, तो उनको डिसॉल्व करते वक्त हमें क्या करना है, ट्रिक नंबर 4 इस्तेमाल करनी है। ओ स र रफार एंड श। ट्रिक नंबर 4 हमें क्या कहती है, ओ स र रफार श। इनमें से अगर कोई लेटर होता है तो वाइल डिसॉल्विंग वी हैव टू पुट विसर्ग। तो अभी डिसोल्यूशन करते वक्त क्या हो जाएगा, आत्मनः प्लस मुखदोषेण। सो इंस्टेड ऑफ ओ देर इज अ विसर्ग। लाइकवाइज देर इज अ सेकेंड संधि ऑल्सो, बकास्तत्र। अभी इसको डिसॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, बकाहा प्लस तत्र मीन्स दैट हाफ स इज कन्वर्टेड इनटू विसर्ग। देन now let's go to the meaning, but before we go into the meaning, let's do the अन्वय। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अन्वय करते वक्त हमें क्या करना है, जो प्रथमा विभक्ति में जो भी शब्द होता है उसको पहले लाना है। अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, आत्मनः मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः, इसमें जो प्रथमा विभक्ति में वर्ड आया है दैट इज शुकसारिकाः, उसको हम पहले लेंगे। तो अन्वय ऐसा हो जाएगा, शुकसारिकाः आत्मनः मुखदोषेण बध्यन्ते। शुक का मतलब होता है पैरेट्स एंड सारिकाः मीन्स मैनास। Parrots and mynas are caged due to their excess talkativeness or because of not keeping their mouth shut. Second line हम देखेंगे, तत्र बकाः न बध्यन्ते यतः मौनम सर्वार्थ साधनम। Means, but on the contrary, herons are not caged over there. That's why it is said silence serves all the purposes, or silence is the means of achieving all the motives. तो शुक का मतलब होता है पैरेट्स। आप देख पाएंगे कि जो पैरेट्स होते हैं दे आर केज्ड, और लाइक मैनाज आल्सो दे आर केज्ड और दे आर कॉट बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव टॉकेटिवनेस। एक्चुअली दैट इज अ क्वालिटी, बट ड्यू टू देयर टॉकेटिवनेस और ड्यू टू देयर एक्सेसिव टॉकेटिवनेस दे आर कॉट, दे आर केज्ड, okay, because they cannot keep their mouth shut, they can imitate the voice of the human beings, so they are caged. तो excessive talkativeness here means though that is a virtue, but जब कोई भी बात, कोई भी वर्च्यू भी हो, अगर वो एक्सेस हो जाता है तो वो एक वाइज बन जाता है, वो दुर्गुण बन जाता है। तो इसी प्रकार से दे आर केज्ड ड्यू टू देयर टॉकेटिवनेस। ऑन द कॉन्ट्ररी, हेरॉन्स आर नॉट केज्ड, या जो बगुले होते हैं उनको पकड़ा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम शांत रहते हैं, उनको कभी आवाज़ करते आप नहीं सुनेंगे। जो नॉर्मली जो हेरॉन्स होते हैं, तो बगुले जो होते हैं वो जो उथला छिछरा जो पानी होता है वहाँ वे रहते हैं, और आप नॉर्मली देखेंगे तो एक पैर जो होता है उनका ऊपर होता है और दूसरा पैर जो होता है पानी में टिका होता है, और वो इसीलिए होता है कि वो ठीक तरीके से वो जो फिशिंग है वो कर पाए। अपने दूसरे जो उनका जो दूसरा पैर होता है वो फिश पकड़ने के उनके काम आता है, और इतने शांत और स्तब्ध खड़े रहते हैं जब तक उनको जो फिश होता है वो जो फिशेस होते हैं तो वो जब तक आजू बाजू नहीं आ जाते हैं तब तक वो स्थिर खड़े रहते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि जो फिश होता है या जो मछली होती है वो अपने दायरे के अंदर आ गई है तो झपट्टा मारकर वो उस मछली को पकड़ लेते हैं। तो मुझे आपको इतना ही इसमें से समझाना है कि बकाहा तत्र न बध्यन्ते, बगुलों को वहाँ कोई पकड़ता नहीं है, क्योंकि मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी इन पंछियों के उदाहरण से कवि हमें ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि
जो हम मौन जो होता है, साइलेंस, हमेशा कहा जाता है साइलेंस इज गोल्डन और साइलेंस इज द मीन्स ऑफ अचीविंग ऑल दी मोटिव्स। अर्थ का आप जो वहाँ वर्ड देखेंगे, सर्वार्थ साधनम, सर्व मीन्स ऑल। अर्थ का मतलब, अर्थ के दो मतलब होते हैं। अर्थ का एक तो मीनिंग है मीनिंग, ओके, जैसे कि मैं आपको संस्कृत का अर्थ समझा रहा हूँ इंग्लिश में, सो दैट इज अर्थ एंड मीनिंग। और दूसरा जो अर्थ का मतलब होता है दैट इज मोटिव और द पर्पस। इसी से वर्ड बना है संस्कृत में पुरुषार्थ, पुरुष प्लस अर्थ, यानी ह्यूमन बींग्स या आदमी के सभी जो मोटिव्स होते हैं उनको कहा गया पुरुषार्थ। तो मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी हमारे जो ऑल द मोटिव्स और ऑल द पर्पसेस आर सर्व्ड ड्यू टू द साइलेंस। अगर हम शांत रहते हैं, शांत तरीके से सभी चीज़ों को सोचते हुए हम निर्णय लेते हैं, तो हमारे सभी जो मोटिव्स होते हैं वो सफल हो पाते हैं। अगर हम ऑल द टाइम इफ़ वी कीप ऑन टॉकिंग, तो बहुत सारी जो हमारे कार्य होते हैं वो खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि महाभारत में भी द्रौपदी के दो शब्दों के कारण, अंधस्य पुत्राहा, ये जो केवल वर्ड कहा गया दुर्योधन के लिए, तो इन वर्ड्स के कारण पूरा महाभारत घटित हुआ। यानी अननेसेसरी टॉकिंग या टॉकिंग टू मच, टॉकिंग एट द इम्प्रॉपर टाइम और टॉकिंग विदाउट कंसिडरेशन, दीज आर ऑल द रीजंस ऑफ स्पॉइलिंग द वर्क। उनके कारण सभी काम खराब हो जाते हैं। या तो एक जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ हम बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, या जहाँ बोलना सही नहीं है वहाँ भी हम बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों के कारण हमारे कार्य जो होते हैं खराब हो जाते हैं। उसके जगह अगर हम शांत रहते हैं तो हमारे सभी काम जो सफलतापूर्वक पूरे हो सकते हैं। फिर से एक बार मैं आपके लिए मीनिंग दोहराता हूँ। पैरट्स एंड मैनास आर केज्ड ड्यू टू देयर एक्सेसिव टॉकेटिवनेस or because of not keeping their mouth shut, but on the contrary herons are not caged over there. That's why it is said silence serves all the purposes, or silence is the means of achieving all the motives. अभी हम इस वर्स के ऊपर की जो एक्टिविटीज है वो देख लेते हैं। दो प्रोमिनेंट एक्टिविटीज यहाँ पूछी जाएगी। एक है स्तंभ पूर्णम, कंप्लीट द टेबल, एंड सेकंड वन इज पूर्ण वाक्येन उत्तरत। संधिज भी पूछी जाती है, जैसे कि पूर्व पदम लिखत, उत्तर पदम लिखत, संधि विच्छेदम कुरुत, बट वी हैव ऑलरेडी डिसॉल्व द संधिज व्हाइल एक्सप्लेनिंग द वर्स। मैंने आपको पहले ही उनको समझा दिया है, तो यहाँ मैं फिर से उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो स्तंभ पूर्णम में आप देखेंगे वन साइड इट इज शुकसारिकाः एंड सेकेंड साइड इज बकाः। देन द ऑप्शंस आर बध्यन्ते, न बध्यन्ते, मुखदोष विनाश कारणम एंड मौनम। बध्यन्ते मीन्स दे आर कॉट, न बध्यन्ते not caught, मुखदोष विनाश कारणम, mouth is the reason of their destruction or their calamity, and the last option is maunam means silence. So very easily you can fill the options. shukasarikaah badyante means they are caught, but bakaah na badyante. Then shukasarikaah, in case of shukasarikaah mukhadosha vinasha karanam, and in case of bakaah it is maunam. Okay, they keep silence. पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत या पूर्ण वाक्येन उत्तरत. First question is shukasarikaah केन बध्यन्ते, why parrots and मैनास are caught? Answer is shukasarikaah आत्मनः मुखदोषेन बध्यन्ते. Then के न बध्यन्ते, who are not caught? Answer is very simple, bakaah न बध्यन्ते. Third question is more easier one, किम सर्वार्थ साधनम, मौनम सर्वार्थ साधनम. So let's go to the next verse. Next verse is अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिना. यहाँ इस वर्स में जो सूक्ति है दैट इज संहतिः कार्यसाधिका. बहुत जगह आपने इस सूक्ति का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा. संहतिः कार्यसाधिका. Let's resolve the sandhis at first. There are two important sandhi. First one is अल्पानामपि. As you can see there is a letter म in this sandhi. So जब भी म आता है we are going to solve the sandhi with the trick number first. Trick number first हमें क्या कहती है, whenever there is म attached with the first word keep it halanta and remaining vowel with the next word. So dissolution would be अल्पानाम plus अपि. अल्पानाम plus अपि, that will be the dissolution. Then the second sandhi जो है which is very important, that is तृणैर्गुणत्व मापन्नैर्बध्यन्ते. तृणैर्गुणत्व मापन्नैर्बध्यन्ते, जिसमें आप देख सकते हैं देयर इज अ म. जब भी म आता है वी आर गोइंग टू यूज ट्रिक नंबर फर्स्ट, एज वेल एज देयर आर रफार्स.
दो रफार आप उसमें देखेंगे, एक तो है थर्ड लेटर पे एंड देन द थर्ड लास्ट लेटर पे। तो डिसोल्यूशन करते वक्त हमें ट्रिक नंबर फोर्थ, उसके बाद ट्रिक नंबर फर्स्ट एंड देन अगेन ट्रिक नंबर फोर्थ इस्तेमाल करनी होगी। डिसोल्यूशन हो जाएगा तृणैहि प्लस गुणत्वम प्लस आपन्नैहि प्लस बध्यन्ते। जैसे कि ट्रिक नंबर फोर्थ हमें कहती है ओ स र रफार एंड श, इनके जगह विसर्ग होना चाहिए। तो रफार के जगह हमने विसर्ग किया पहली बार तृणैहि, उसके बाद ट्रिक नंबर फर्स्ट इस्तेमाल की गई गुणत्वम एंड देन आपन्नैहि एंड देन बध्यन्ते। ट्रिक नंबर फोर्थ देन फर्स्ट अगेन फोर्थ हमने यहाँ इस्तेमाल करते हुए डिसोल्यूशन किया है। तो अभी मैं संधि डिसॉल्व करके पूरे वर्ड्स को एक बार फिर से पढ़ता हूँ। अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहतिः कार्यसाधिका तृणैहि गुणत्वम आपन्नैहि बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। अन्वय और सरलार्थ देखते हैं। अन्वय होगा अल्पानाम वस्तूनाम अपि संहतिः कार्यसाधिका। अल्पानाम वस्तूनाम अपि संहतिः कार्यसाधिका विद्यते। विद्यते हमने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि वर्ड्स में या तो श्लोक में उस वर्ड का प्रेजेंस नहीं है। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? द यूनिटी ऑफ इवन स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट थिंग्स अकम्प्लिशेस वर्क। अल्पानाम, अल्प का मतलब होता है कम, यस, इन स्मॉल क्वांटिटी और इनसिग्निफिकेंट। अल्प के दो मतलब हो जाएंगे, एक होता है स्मॉल छोटा, अल्प यानी छोटा या कम, या इनसिग्निफिकेंट या ऑफ लेस इंपॉर्टेंस। अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहतिः, संहति का मतलब होता है यूनिटी, संहति का मतलब हो जाएगा यूनिटी। सो द यूनिटी ऑफ स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट थिंग्स। अपि का मतलब होता है even, so you can put even in the beginning also. So while translating, even the unity of small things or insignificant things, कार्य साधिका, कार्य साधिका accomplishes work, जो भी काम होते हैं उनको साध्य किया जा सकता है। even though they are small or insignificant, they can accomplish their work. हम भी देखते हैं कि common people, okay, अगर वो साथ में मिलकर के रहते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े काम वे साध्य कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि संगे शक्ति कलौ युगे, कल युग में संग में शक्ति होगी। सो द वन हु इज यूनाइटेड ऑलवेज विल गेट द बेनिफिट्स। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? द यूनिटी ऑफ स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट थिंग्स अकम्प्लिशेस द वर्क। तृणैर्गुणत्वम आपन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिना। अन्वय हो जाएगा गुणत्वम आपन्नैः तृणैः मत्तदन्तिनः बध्यन्ते। गुणत्वम आपन्नैः तृणैः मत्तदन्तिनः बध्यन्ते। मतलब क्या होगा? दी ब्लेड्स ऑफ ड्राई ग्रास विच हैव टर्न इनटू रोप कैन इवन टाई दी इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट्स। द ब्लेड्स ऑफ ड्राई ग्रास which have turned into a rope can even tie the intoxicated elephants. एक शब्द से हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। गुणत्वम आपन्नैः तृणैः। तृण का मतलब होता है ग्रास, तृण का मतलब होता है ग्रास। सिनोनिम इज शष्पम। ये तृण का संस्कृत में सिनोनिम है शष्पम। तो आप उसको कहीं लिख कर रख देंगे तो ज़्यादा आसान होगा याद करने में। तृणम यानी जो गवत होता है या घास होती है, तो गुणत्वम आपन्नैः। गुण के दो मतलब होते हैं। एक तो रेगुलर मीनिंग जो होता है वो आपको सबको पता है, गुण यानी सद्गुण, दुर्गुण, अच्छे गुण, बुरे गुण, ये जो गुण का एक मतलब होता है। दूसरा गुण का मतलब होता है रोप। सो गुणत्वम आपन्नैः तृणैः मत्तदन्तिनः मीन्स मत्तदन्तिनः, दंतिन मतलब होता है गज, मत्त यानी उन्मत्त, इंटॉक्सिकेटेड। दंतिना यह जो शब्द है बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। दंत का मतलब होता है दांत और दंतिन मीन्स ऐसा प्राणी, ऐसा एनिमल जिसके दांत बहुत बड़े हैं, यानी गजाहा ऑब्वियसली यानी एलिफेंट्स। मत्त दंतिना मीन्स एलिफेंट, दी इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो रोप बनती है, जो घास से जो रोप बनती है जी, ब्लेड्स ऑफ ड्राई ग्रास, वो जब कन्वर्ट हो जाती है रोप में यानी उसकी डोरी बन जाती है, उसकी रोप बन जाती है, तो उससे जो उन्मत्त हाथी जो होते हैं उनको भी बांधा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी घास एक ही बार जो हाथी होते हैं वो खा जाते हैं, उनको खाने के लिए भी बहुत सारी घास लगती है, और अगर एक फूंक भी मार दे तो वो सभी घास दूर तक उड़ जाएगी। लेकिन जब वो यूनाइट हो जाती है, जब उसका कन्वर्जन हो जाता है एक रोप में, उससे एक रोप बन जाती है, तो उससे जो इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट्स होते हैं, जो उन्मत्त हाथी होते हैं, उनको भी बांधा जा सकता है। तो सिंपली आपको इसमें से इतना ही समझाना है कि
जब भी स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट थिंग्स होती है उनकी जब यूनिटी बन जाती है तो उससे बड़े बड़े कार्य भी सफल हो सकते हैं. How small or insignificant a blade of a dry grass looks, but when many such blades come together and a rope is made, the rope can be used to tie an intoxicated elephant. Unity of small things makes strong enough to accomplish a work. When common people unite with some common purpose, their unity can achieve even the impossible things. This is the moral of this verse. Sanhati karya sadhika. Let's solve the activities on this word. There are two activities. Visheshani chitva likhata. In one column you can see there are adjectives alpanam and karya sadhika, and second column we have to complete. Alpanam, obviously the answer is vastunam, and karya sadhika, that answer is sanhatihi. Second question is purna vakyena uttarata, answering complete sentence, obviously in Sanskrit. So first answer is अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका. क्वेश्चन का कार्य साधिका भवति मीन्स किससे हमारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं. तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो केवल लिखते हैं संहति कार्य साधिका, बट द होल आंसर इज अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका. So don't write just sanhati karya sadhika bhavati, you will get only half of the mark. Then the second question is kaihi mattadantinah vadyante, who can tie the intoxicated elephants? Answer is gunatvam apannaihi trunaihi mattadantinah vadyante. The blade of dry grass which is turned into the grass can tie the intoxicated elephants. Now let's move to the next verse. Now this verse is the sixth one for entire Sanskrit student, but for the convenience of composite Sanskrit student, we have taken this verse first. So we are going to see this verse first and then the rest of the verses. So the verse is Ghatam bhindyat patam chindyat kuryad rasavarohanam yena kena prakarena prasiddha purusho bhavet. Before we dive into the meaning of this verse, let's dissolve the sandhis. So the first sandhi is kuryad rasavarohanam. As you can see, kuryat rasavarohanam, here the letter da comes, and as per the trick number 6, we have to convert the da into ta. So dissolution would be kuryat plus rasavarohanam. And then second sandhi is purusho bhavet. जैसे कि आप देख पा रहे हैं दो वर्ड्स ऑलरेडी सेपरेट है. डिसॉल्व करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिक नंबर 4 इस्तेमाल करनी होगी. ओ स र रफार श, इनके जगह में विसर्ग लिखना होता है. तो डिसॉल्यूशन हो जाएगा पुरुषः प्लस भवेत, पुरुषः प्लस भवेत. चलो तो फिर अब हम इसका अन्वय और ट्रांसलेशन देख लेते हैं. अन्वय हो जाएगा पुरुषः घटम बिंद्यात. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो श्लोक है उसकी शुरुआत होती है घटम बिंद्यात पटम छिंद्यात से. पुरुष हमें तो वहां दिखता ही नहीं है, लेकिन अगर सेकंड लाइन में सेकंड लास्ट वर्ड हम देखते हैं तो दैट इज पुरुषो भवेत. संधि डिसॉल्व करने के बाद हमें ध्यान में आता है पुरुष, सो पर्सन और मैन. सो घटम पुरुषः घटम बिंद्यात, उसका मतलब हो जाएगा वन शुड ब्रेक एन अर्दन पॉट. पुरुषः घटम बिंद्यात, वन शुड ब्रेक एन अर्दन पॉट. घट का मतलब होता है अर्दन पॉट. और पटम छिंद्यात, पटम छिंद्यात, पटम का मतलब होता है वस्त्र, क्लोथ्स. सो पटम छिंद्यात और टेयर वंस क्लोथ्स. छिंद्यात का मतलब होता है टेयर. सो वन शुड ब्रेक एन अर्दन पॉट और टेयर वंस क्लोथ्स. पुरुष घटम भिंद्यात पटम छिंद्यात, वन शुड ब्रेक एन अर्दन पॉट और टेयर वंस क्लोथ्स. और द थर्ड थिंग पोएट सेज कुर्याद रासवरोहनम, रासवरोहनम अपि कुर्यात, और राइड अ डोंकी. तीन बातें कवि ने यहाँ कही है, वन शुड ब्रेक एन अर्दन पॉट और टेयर वंस क्लोथ्स और राइड ए डोंकी. ऐसा कवि क्यों कर रहा है जरूर हम समझेंगे. सेकंड लाइन का मीनिंग पहले देख लेते हैं. ये न केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत. अन्वय हो जाएगा ये न केन प्रकारेण सह प्रसिद्ध भवेत, बिकॉज हमने जो पुरुष जो वर्ड था उसको पहले ले लिया है, तो यहाँ फिर से पुरुष शब्द नहीं आएगा, उसकी जगह हमने ब्रैकेट में लिखा सह. ये न केन प्रकारेण सह प्रसिद्ध भवेत. ये न केन प्रकारेण का मतलब होता है बाय हुक और क्रूक, बाय दिस वे और दैट वे. प्रसिद्ध भवेत, वन शुड बिकम फेमस. सो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, मैन शुड बिकम फेमस बाय एनी मीन्स. कुछ भी करके व्यक्ति ने प्रसिद्ध होना चाहिए.
If a man suddenly breaks an earthen pot that he is carrying in a crowded street, or tear his own dress or clothes, will he not attract the attention of others? Similarly, a man riding a donkey will also be noticed. Such and similar action will make man famous or at least notorious. The poet wants to say that man should become famous by any possible method. Bad publicity is better than no publicity. So this is the moral of this verse. यहाँ जो सूक्ति है, idiom कहा जाए उसको, that is येन केन प्रकारेण, by hook or crook or by any means. So please do remember. Now let's go to the activities. There are two major activities over here. First one is एकवाक्येन उत्तरतः. नरः किं छिन्द्यात्. Okay, नरः किं छिन्द्यात्. What a person should tear. Answer is नरः पटं छिन्द्यात्. And second question is मनुजः किं भिन्द्यात्. मनुजः किं भिन्द्यात्. Please do remember, मनुजः means a person. So नरः, पुरुषः और मनुजः, they are synonym. मनुजः किं छिन्द्यात्, मनुजः पटम छिन्द्यात्, एंड मनुजः किम भिन्द्यात्, सो मनुजः घटम भिन्द्यात्. ये याद रखना कि आपको छिन्द्यात् पूछा गया है या भिन्द्यात् पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर्स वेरी हो जाएंगे. छिन्द्यात् मीन्स टेयर एंड भिन्द्यात् मीन्स ब्रेक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्लोकात् लिंग लकारस्य रूपाणि चित्वा लिखत. जो विधिलिंग लकार के जो फॉर्म्स हैं वो हमें चुन करके लिखने हैं. अगर आपने सफिक्स ठीक से याद किए होंगे विधिलिंग लकार के, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा. या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके सफिक्स याद नहीं है तो जो भी वर्ब्स है इस वर्स में उनको सबको लिख दो. इस वर्स के ऑल वर्ब्स आर इनटू विधिलिंग लकार. सो आंसर्स आर भिन्द्यात्, छिन्द्यात्, कुर्यात् एंड भवेत्. तो दो प्रकार से आप ये आंसर लिख पाएंगे. अगर आपके सफिक्स लर्न है तो भी आप उनको फाइंड आउट करके, यानी यात याताम युहु, याहा यातम यात, याम याव याम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं. या तो इस वर्ड्स में से सभी जो क्रियापद है उनको चुन करके आप वहां लिख दो, आपका आंसर सही आ जाएगा. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड. नाउ this verse is only for the entire Sanskrit students, so those who are for composite Sanskrit students, their lecture is already over. Now entire Sanskrit students, let's carry on. रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिताः सप्ततुरगाः निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि रविर्यात्तेवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभस क्रियासिद्धिसत्त्वे भवति महतान्नोपकरणे. There are so many sandhis in this verse, so let's dissolve the sandhis at first. First sandhi is रथस्यैकं. क्या हो जाएगा? फर्स्ट संधि है रथस्यैकं. इसको डिसॉल्व करते वक्त हमें ट्रिक नंबर 7 इस्तेमाल करनी होगी, जो कहती है हमें एक मात्रा अगर आती है तो ई, दो मात्रा होती है तो ए, और ओ होता है तो उ. सो लाइकवाइज डिसोल्यूशन हो जाएगा रथस्य प्लस एकम, दो मात्राएं जो है वो ए में कन्वर्ट हो गई है. उसके बाद सेकंड संधि जो है मार्गश्चरण विकलः. मार्गश्चरण विकलः, यहाँ आप देखेंगे थर्ड लेटर इज श. फोर्थ ट्रिक हमें क्या कहती है? ओ स र रफार श कन्वर्ट्स इनटू विसर्ग. लाइकवाइज डिसोल्यूशन हो जाएगा मार्गः प्लस चरण विकलः. देन थर्ड संधि जो है दैट इज सारथिरपि. यहाँ भी हमें ट्रिक नंबर 4 इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि यहाँ र ये लेटर आया है, सेकंड लास्ट लेटर जो है र, उनको हमें कन्वर्ट करना है. वैसे तो सेकंड लेटर भी र है, सारथी रपि में सेकंड लेटर भी र है, बट जो सेकंड लेटर र है दैट इज इन वर्ड. सारथी दैट इज अ वर्ड, चैरिटियर, सो दैट इज अ वर्ड. जो अगर र शब्द में आता है तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना होता. तो डिसोल्यूशन करते वक्त हो जाएगा सारथी ही प्लस अपि. र का हमने विसर्ग किया और उसमें जो बचा हुआ वॉवेल था उसको हमने नेक्स्ट वर्ड के साथ लिख दिया. डिसोल्यूशन बना सारथी ही प्लस अपि. नेक्स्ट संधि इज रविर्यात्तेवान्तं. यहाँ आप देख पाएंगे देर आर 2 ट्रिक्स यूज्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ वन. फोर्थ ट्रिक हमें क्या कहती है? ओ स र रफार श. सो हियर इज रफार, वी विल कन्वर्ट इनटू विसर्ग. एंड देन द ट्रिक नंबर 5 कि जहां हमें क्या करना होता है, य अगर ज्वाइन आता है तो उसको पहली वेलांटी देनी होती है, तो डिसोल्यूशन हो जाएगा याति. देन एव प्लस अंतम दैट इज अ सवर्ण दीर्घ संधि. डिसोल्यूशन क्या बना? रवि ही प्लस याति प्लस एव प्लस अंतम. नेक्स्ट संधि इज प्रतिदिनम अपारस्य. संधि इज वेरी सिंपल बिकॉज ट्रिक नंबर 1 इज यूज्ड. म attach with the first word, keep it halanta and remaining vowel with the next word. Dissolution बन जाएगा प्रतिदिनम प्लस अपारस्य. प्रतिदिनम प्लस अपारस्य.
Sixth and the last sandhi from this verse is nopakarane. Again, trick number seventh one will be used. Dissolution would be न प्लस उपकरणे. अन्वय देखेंगे हम. रथस्य एकम चक्रम. सो रथस्य एकम चक्रम. रथ मीन्स चैरियट एंड एकम चक्रम. अब भी उसका मीनिंग क्या होगा वो ठीक तरीके से सोच सकते होंगे. रथस्य एकम चक्रम. ही चैरियट हैज ओनली वन व्हील. उसके रथ को एक ही चक्र यानी एक ही व्हील है. देन सप्त भुजगयमिताः तुरगाः. There are 7 horses reined by Bhujaga. Bhujaga means serpents. Bhujaga yamitaha saptaturagaha means there are 7 horses which are reined in with serpents. भुजगा का मतलब होता है serpents. जो रथ को उसके 7 घोड़े हैं जिनको जोता जा रहा है किससे? तो सर्पों से, सर्पों की मदद से. Then निरालंबः मार्गः. How is the way? निरालंबः. The path is without any support. जो रास्ता है वहाँ उसमें भी कहीं उसको सपोर्ट नहीं है. Then fourth calamity और fourth जो डिस्ट्रैक्शन है, हिंड्रेंस है, that is सारथी अपि चरण विकलः. सारथी का मतलब होता है charioteer. So charioteer is also lame. Charioteer is also lame. Then तथापि. Then also रविः प्रतिदिनम् अपारस्य नभसः अंतम याति एव. तथापि रविः प्रतिदिनम् अपारस्य नभसः अंतम याति एव. रवि का मतलब होता है सन. प्रतिदिनम मीन्स एवरीडे. अपारस्य नभसः. नभ का मतलब होता है स्काई. अपारस्य, अपार मीन्स लिमिटलेस, अंतहीन, जिसका कोई भी लिमिट या जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता, ऐसा. सो सन, रवि का मतलब होता है सन. प्रतिदिनम मीन्स एवरीडे. अपारस्य नभस, लिमिटलेस, बाउंडलेस स्काई. अंतम का मतलब होगा एंड. याति मीन्स गोस. या इज अ वर्ब. या मीन्स टू गो. याति एव. ओके, गोस ओनली. मीनिंग देखेंगे हम उसका. एवरी डे द सन गोज अक्रॉस द एंडलेस स्काई इवन दो. अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमने थोड़ा सा टॉपसी टर्वी मीनिंग किया है, क्योंकि जब अन्वय करते हैं तो और जब ट्रांसलेशन करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है. सो जो यहाँ हमें ट्रांसलेशन शुरुआत करनी है वो करनी है थर्ड लाइन से. एक्चुअली जो वर्स की जो थर्ड लाइन है, रविर्यात्तेवांतम प्रतिदिनम अपारस्य नभस, ये जो श्लोक की तीसरी लाइन है, वहाँ से हमें उसका मीनिंग जो है, जो सरलार्थ आप लिखेंगे तो सरलार्थ आपका तीसरी लाइन से शुरू होगा, लेकिन अन्वय करते वक्त आपको पहले से शुरुआत करनी होगी. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको यहाँ ध्यान में रखना है. ट्रांसलेशन कैसा होगा अब? Every day the sun goes across the endless sky, even though his chariot has only one wheel. Rathasya ekam chakram. Then bhujagayamitaha saptaturagaha. There are 7 horses reigning with serpents. Then niralambah marga. The path is without any support. And the fourth calamity, fourth hindrance is sarathi api charanavikala. Charioteer is lame. Now the last line. महताम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति न उपकरणे. Means महताम क्रिया सिद्धि, the fulfillment of the task of the great people or the great person depends on their own capability or on their own valor. Okay, not no upakarane. Upakarane no means not on their instrument. So जो भी सफलता महापुरुष हासिल करते हैं ड्यू टू देयर ओन कैपेबिलिटी और ड्यू टू देयर ओन करेज, ड्यू टू देयर ओन वेलर, नॉट बिकॉज ऑफ द टूल्स और नॉट बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स दे गेट. बहुत बार हमने ये देखा हुआ है कि जो महापुरुष को सफलता मिली है उनके लाइफ में, वो उनके करेज के कारण, वो उनके धैर्य के कारण मिली हुई, ना कि उनके पास कौन से टूल्स है उनके कारण. यानी शिवाजी महाराज का भी हम एग्जाम्पल देखते हैं. तो जब वे रोहिणी शोर पे प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं हिंदवी स्वराज्य स्थापन करूंगा, क्या था उनके पास? बहुत सारे साधन थे, बहुत सारे हाथी घोड़े थे, या बहुत बड़ा एम्पायर उनके पास था. वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की. तो दैट इज बिकॉज ऑफ देयर
कैपेबिलिटी, बिकॉज ऑफ देयर वेलर दे हैव अचीव्ड ऑल द मीन्स। तो हमें इसमें से इतना ही मॉरल लेना है कि महापुरुषों की कार्य में जो सफलता होती है वो उनके कैपेबिलिटी के कारण होती है, उनके वेलर के कारण होती है, उनके उपकरणों के कारण नहीं। यहाँ हमें जो पर्टिकुलर ये प्रिंसिपल है ये सूर्य के उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। एवरी डे द सन गोज अक्रॉस द एंडलेस स्काई इवन दो हिज चैरियट हैज ओनली वन व्हील। देन द सेकेंड हिंड्रेंस हम देखेंगे दैट there are 7 horses reigning with the serpents. Then the third problem is path is without any support, and the fourth problem is charioteer is also lame. तो इतने सब दिक्कतों के कारण भी, इतने सब दिक्कतों के बावजूद भी हर रोज जो सन होता है, जो सूर्य होता है, वो अंतहीन ऐसे आकाश के पार जाता ही है। तो इसमें से हमें जो कवि है वो इतना ही समझाना चाह रहा है कि महापुरुषों की कार्य में जो सफलता है वो उनके कैपेबिलिटी के कारण होती है, उनके टूल्स के कारण नहीं। चलो तो फिर अब हम इनकी जो एक्टिविटीज है उनको सॉल्व करें। फर्स्ट एक्टिविटी इज पूर्ण वाक्येन उत्तरत। फर्स्ट क्वेश्चन इज रवेः रथस्य कति तुरगाः। कति मीन्स हाउ मेनी। रवेः रथस्य कति तुरगाः सन्ति। हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर to the chariot of the sun? Answer is रवेः रथस्य सप्त तुरगाः सन्ति। Second question is रवेः सारथी कीदृशः अस्ति? How is the charioteer? रवेः सारथी चरणविकलः अस्ति। Third question is रविः कुत्र याति? Answer is रविः प्रतिदिनम् अपारस्य नभसः अन्तं याति। This is a little bit tricky question, so please do remember the answer properly. रविः प्रतिदिनम् अपारस्य नभसः अन्तं याति। कहाँ जाता है जो सूर्य जो है हर रोज कहाँ जाता है? तो अपारस्य नभसः अन्तं, to the end at the end of the limitless sky. Then second activity is विशेषणम विशेषम वा चित्वा लिखत। एक तो विशेष चुनना है या तो विशेषण चुनना है, उनमें से एक हमें दिया हुआ है। सप्त ये विशेषण है जिसका वर्ड या जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। दैट आंसर इज तुरगाः 7 हॉर्सेस। देन मार्ग इज द विशेष, उसका विशेषण क्या हो जाएगा? निरालंबः। देन द थर्ड एडजेक्टिव इज चरण विकलः जिसका आंसर होगा सारथी। चरण विकलः कौन है? तो सारथी ही। एंड एडजेक्टिव अभी हमें देखना है चक्रम के लिए। चक्रम मीन्स विल, तो आंसर इज एकम। प्लीज डू रिमेंबर द आंसर्स। नाउ देयर इज वन मोर एक्टिविटी, दैट इज जाल रेखा चित्रम पूरयत। कंप्लीट द वेब डायग्राम। रथस्य रवेः क्रिया सिद्धौ प्रत्युहाः। रवि मीन्स सन, क्रिया सिद्धौ प्रत्युहाः। प्रत्युहाः मीन्स डिफिकल्टी। व्हाट आर द डिफिकल्टीज for accomplishing work for the sun? So first difficulty is rathasya ekam chakram. Second is margah. How is that way? Niralambah, supportless. Then saptaturagaah bhujagayamitaah, 7 horses which are reined in with serpents. And charanavikalaah sarathi. So these are the answers for this diagram. Now let's see the last verse, which is प्रथम वयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्तः शिरसि निहितभारा नारिकेलानराणां ददति जलमनल्पात् स्वादमाजीवितान्तं नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति. So let's dissolve the sandhis before we dive into the meaning. First sandhi is toyamalpam. As you can see the letter म appears here. तो म अगर आ जाता है तो हमें ट्रिक नंबर फर्स्ट इस्तेमाल करना है। अटैच विद द फर्स्ट वर्ड, कीप इट हलंत एंड रिमेनिंग वॉवल विद द नेक्स्ट वर्ड। डिसोल्यूशन हो जाएगा तो यम प्लस अल्पम, दिस विल बी द डिसोल्यूशन। देन द सेकंड संधि इज कृतमुपकारम। कृतमुपकारम, यहाँ भी हमें ट्रिक नंबर फर्स्ट इस्तेमाल करनी है। डिसोल्यूशन होगा कृतम प्लस उपकारम। देन द थर्ड संधि इज साधवो विस्मरंती। यहाँ आप देख पाएंगे 2 वर्ड्स ऑलरेडी सेपरेट लिखे हुए हैं, तो इन्हें डिसॉल्व करते वक्त हमें क्या करना है? ट्रिक नंबर 4 को इस्तेमाल करना है। ओ स र रफार्श इंटू विसर्ग। तो ओ का अगर हमने विसर्ग में कन्वर्जन किया तो डिसोल्यूशन हो जाएगा साधवः प्लस विस्मरंती। नेक्स्ट संधि इज जलमनल्पा स्वादमा जीवितांतम। काफी बड़ा वर्ड है लेकिन उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रिक नंबर फर्स्ट इस्तेमाल करना है। सिंपली जहां जहां म दिखता है उन्हें हमें अटैच करते हुए डिसॉल्व करना है। जलम प्लस अनल्पा स्वादम प्लस आजीवितांतम। सो इजी, ट्रिक नंबर फर्स्ट को हमने इस्तेमाल किया है।
देन द फिफ्थ वर्ड इज निहित भारा नारिकेला नरानाम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑल थ्री वर्ड्स आर सेपरेट, बट इफ द वर्ड एंड्स विथ अ और आ एंड नेक्स्ट वर्ड इज सेपरेट, वी हैव टू यूज ट्रिक नंबर सेकेंड. So by using trick number second, dissolution would be निहित भाराहा प्लस नारिकेलाहा प्लस नरानाम. हमने वहां कुछ भी चेंज नहीं किया है, केवल विसर्ग दिया हुआ है हर वर्ड के बाद. अन्वय देखेंगे. प्रथम वयसि पीतम अल्पम तोयम स्मरन्तः. प्रथम वयसि पीतम अल्पम तोयम स्मरन्तः. प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट, वय का मतलब एज होता है, लेकिन यहाँ जो हम मीनिंग ले रहे हैं दैट इज इन अर्लियर स्टेज. देन पीतम मीन्स ड्रंक. पीतम का मतलब होता है ड्रंक, पिया हुआ. देन अल्पम स्मॉल, पहले भी ये वर्ड आया हुआ है तो हमें इसका मतलब इजीली समझ में आ जाएगा. तोयम, इट्स अ वेरी इजी वर्ड. तोयम मीन्स जलम, पानी. स्मरन्तः व्हाइल रिमेंबरिंग, उसको याद करते हुए. स्मरण से वर्ड हुआ स्मरन्तः. तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इसका? Remembering a little water drunk in the childhood as a seedling. Okay, स्मरन्तः means remembering. अल्पम तोयम a little water. Okay, जब आप देख रहे हैं कि हम उल्टा मीनिंग करते आए हैं. स्मरन्तः remembering, अल्पम तोयम little water. पीतम means drunk. प्रथम वयसी in the childhood as a seedling. In earlier age, ऐसा भी आप कह सकते हैं. So remembering the little water drunk in the childhood or in early age as a seedling. पहली लाइन हमने ट्रांसलेट कर ली. आगे की लाइन है शिरसि निहित भारा नारिकेला नरानाम. तो अन्वय भी उसका सेम हो जाएगा. शिरसि निहित भाराः नारिकेलाः आजीवितांतम नरानाम. यहाँ आप देख पाएंगे हमने जो आजीवितांतम वर्ड था उसको पहले ले लिया. शिरसी, दिस इज द लोकेटिव फॉर्म, सप्तमी का वर्ड है जिसमें रूट वर्ड है शिरो. शिरो मीन्स हेड. शिरसी निहित भाराः, भार का मतलब होता है बर्डन. निहित भाराः मीन्स कैरिंग द बर्डन. सो कैरिंग द बर्डन ऑन देयर हेड्स. नारिकेलाः कोकोनट ट्रीज. आजीवितांतम मतलब होता है टिल द एंड ऑफ द लाइफ. आजीवितांतम पूरे जीवन या पूरे जब तक वे जीवंत है, जब तक वे जीवित है तब तक. नरानाम मीन्स ह्यूमन बींग्स. सो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? द कोकोनट ट्रीज बेरिंग अ लोड ऑन देयर हेड्स गिव एम्पल स्वीट वाटर टू humans till they are alive. The coconut trees bearing a load or bearing the burden of coconuts on their heads give ample sweet water to humans till they are alive, till they live. अनल्पास्वादम जलम ददति, ये जो लाइन थी उसके वर्ड्स के मीनिंग बताना रह गया था. अनल्पास्वादम, अनल्प ये अपोजिट है अल्पम के. अल्पम मीन्स लिटिल, अनल्पम मीन्स लॉट ऑफ. अल्पम मीन्स लिटिल, अनल्पम मीन्स लॉट ऑफ. आस्वादम मीन्स स्वीट. आस्वादम स्वादिष्ट या स्वीट जिसको कहा जाएगा. जलम का मतलब हो जाएगा वाटर. ददति मीन्स गिव, ऑफर. ददति मतलब हो जाएगा गिव और ऑफर. सो शिरसि निहित भाराः नारिकेलाः कैरिंग द बर्डन, ओके, कैरिंग द बर्डन ऑन देयर हेड्स. द कोकोनट ट्रीज आजीवितांतम टिल दे आर अलाइव ऑफर स्वीट एंड एम्पल वाटर टू ह्यूमन बीइंग्स. ओके, जो नारियल के पेड़ है वो क्या करते हैं? तो जब तक वे जीवित है तब तक लोगों को स्वादिष्ट या मीठा पानी जो है वो प्रदान करते हैं. बचपन में या जो अर्ली एज जब वे छोटे थे एज अ सीडलिंग और एज अ स्मॉल प्लांट जब वे थे, तब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी पानी उनको सींचा गया होगा मालिक की ओर से, तो उसकी याद करते हुए ये जो नारियल के पेड़ है वो जब तक जीवित है तब तक आदमियों को, तब तक मानवों को क्या करते हैं? स्वीट वाटर ऑफर करते हैं. इसी से कवि कह रहा है नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, साधवः कृतम उपकारम न विस्मरन्ति. मीन्स इंडीड द नोबल पीपल और द नोबल मैन नेवर फॉरगेट एनी ऑब्लिगेशन डन टू देम. जो उनके ऊपर किए गए उपकार है उनको वे कभी नहीं भूलते. यही सज्जनों की जो है खासियत है कि उनके ऊपर जो उपकार किए जाते हैं वे उनको कभी नहीं भूलते हैं. इंडीड द नोबल नेवर फॉरगेट एनी ऑब्लिगेशन डन टू देम.
अगेन हम उस मीनिंग को फिर से रिवाइज कर लेते हैं. रिमेंबरिंग अ लिटिल वाटर ड्रंक इन द चाइल्डहुड एज अ सीडलिंग, द कोकोनट ट्रीज bearing a load of coconuts on their heads give ample sweet water to humans till they are alive. Indeed, the noble never forget any obligation done to them. Now, let's go to the activity. पहली जो एक्टिविटी है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, आंसर इन वन सेंटेंस, ऑब्वियसली इन संस्कृत. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज साधवः किम न विस्मरन्ति. सज्जन जो लोग होते हैं वो क्या नहीं भूलते हैं. किम न विस्मरन्ति, आंसर इज साधवः कृतम उपकारम न विस्मरन्ति. डोंट राइट वर्स लाइन एज इट इज. श्लोक की जो लाइन होती है उनको आंसर में एज इट इज नहीं लिखना होता है. सो नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, ऐसा आप आंसर नहीं लिखेंगे. आंसर होगा साधव कृतम उपकारम नहीं विस्मरन्ति. देन द सेकंड क्वेश्चन इज नारिकेलाः किम स्मरन्ति. आंसर इज नारिकेलाः प्रथम वयसि पीतम अल्पम तोयम स्मरन्ति. जो नारियल के पेड़ है वो क्या याद रखते हैं, तो उनको जो सींचा गया पानी है, प्रथम वयसि पीतम अल्पम तोयम, थोड़ा बहुत पानी जो उनको सींचा गया होगा उसको भी वे ठीक तरीके से याद रखते हैं. देन नारिकेलाः भारम कुत्र वहन्ति. ये नारियल के पेड़ जो होते हैं वो जो भार, बर्डन, लोड कहाँ सीते हैं, तो उसका जो कैरी करते हैं. आंसर हो जाएगा नारिकेलाः शिरसि भारम वहन्ति. दे कैरी द बर्डन, दे कैरी द लोड ऑन देयर हेड. अगेन हमें यहाँ भी सभी विशेषण दिए हुए हैं. विशेषाणी चित्वा लिखत, दिस इज द सेकेंड एक्टिविटी. सो अल्पम उसका विशेष्य होगा तोयम. देन द सेकेंड विशेषण इज अनल्पम. अनल्पम लॉट ऑफ, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा तोयम. देन द थर्ड एडजेक्टिव इज आस्वादम. आंसर हो जाएगा तोयम. देन द फोर्थ एडजेक्टिव इज कृतम. अगेन द आंसर इज उपकारम. सो यहाँ हमें याद रखना है कि तोयम के तीन एडजेक्टिव्स हैं, अल्पम, अनल्पम एंड आस्वादम. ओके, ये तीनों एडजेक्टिव जो है ये तोयम को डिस्क्राइब कर रहे हैं. अल्पम तोयम कम पानी, अनल्पम तोयम ज्यादा पानी, और आस्वादम तोयम यानी मीठा पानी. कृतम उपकारम किए हुए उपकार. नेक्स्ट एक्टिविटी इज प्रवाही जालचित्रम पूरयत. दिस इज फ्लो चार्ट. प्रवाही जालचित्रम मीन्स फ्लो चार्ट. देयर आर 4 ऑप्शंस. आजीवनम जलम ददति, देन भारम वहन्ति, तोयम स्मरन्ति, जलम पिबन्ति. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हमें ये लिखने होते हैं. तो आजीवनम जलम ददति मीन्स दे ऑफर वाटर टिल दे आर अलाइव. भारम वहन्ति, दे कैरी द बर्डन. तोयम स्मरन्ति, दे रिमेंबर द ऑब्लिगेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर. एंड जलम पिबन्ति मीन्स दे ड्रिंक वाटर. तो पहली जो घटना है वो क्या घटी होगी, फर्स्ट वन इज जलम पिबन्ति, दे ड्रिंक वाटर. देन तोयम स्मरन्ति, उस पिए हुए पानी के जो उपकार है वो याद रखते हैं. एंड देन भारम वहन्ति, दे कैरी दैट बर्डन ऑन देयर हेड्स. एंड आजीवनम जलम ददति, एज इन रिटर्न दे ऑफर water till they are alive. So this will be Pravahi Jalachitram Purayata. You must have found this video helpful. Do like the video and share with your friends also. Hit the bell icon to get new notifications of our channel Sanskrit Sarita. WhatsApp me for worksheets at 9960030285. I need your complete name and your school name. Okay, thank you.